अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या आपस में ताल्लुक़ था। और साथ में हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो आइडियोलॉजी दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में वो क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी होगी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक थे, बड़े पैशनेट थे। और वो इस नज़रिए से फ़्रेंच रेवोल्यूशन को देख रहे थे कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन जिस तरीके से कॉमन लोगों के लिए खड़ी हुई है, कॉमन लोगों ने जिस तरीके से बादशाह और मलिका को पकड़ लिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिहा किया है, तो इसमें कॉमन इंसान की विक्ट्री होगी। जो कॉमन मैन है उसकी विक्ट्री उनको दिखाई दे रही थी वर्ड्सवर्थ को। इवन कि वो चले भी गए विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस पे, और फ्रांस में जाकर वो एक पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ भी कायम हो गया, और काफ़ी ज़्यादा वो इन्वॉल्व भी थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में। बाद में वहाँ पर उन्होंने एक लड़की के साथ शादी भी कर ली, उस शादी से उनकी बेटी भी पैदा हुई। और जब वो इंग्लैंड में वापस आए तो उनकी बीवी ने, उनकी जो रियल बीवी थी, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप जाके अपनी बेटी को वापस ले आए। और वो वापस लेकर आए, और उन्होंने एक अपनी बेटी के साथ जब वो इवनिंग में वॉक कर रहे थे तो उस पर एक पोएम भी लिखी। तो ये सब कुछ शो कराता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी इंथुसियास्टिक थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जब नेपोलियन ताकत में आया, जब रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ, जिस तरीके से तबाही फैली फ्रांस के अंदर और जितनी तबाही वहाँ पर हुई, वो सब कुछ देख कर विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने अपनी पनाह ढूंढी नेचर के अंदर। वो असल में भाग रहे थे उस रेन ऑफ टेरर से। रेन ऑफ टेरर आपको ये बात जाननी होगी कि रेन ऑफ टेरर असल में वो दौर था फ्रेंच रेवोल्यूशन की में गुज़रा जब हर उस इंसान को पकड़ के मारा जा रहा था जिसका किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। और जब 1795 में नेपोलियन ताकत में आया तो उसने पहला काम ही यही किया कि उसने ये देखा कि अब कोई ताकत में है नहीं, इसीलिए मैं जल्द से जल्द पूरे फ्रांस के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ, और इसी के साथ में सारी दुनिया पर भी कब्ज़ा करने की नीयत उसके जहन में आ गई। अब हम चलते हैं आइडियोलॉजी की तरफ कि लिरिकल बैलेड्स में किस तरह की आइडिया बयान किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो ये कहता है अपने लिरिकल बैलेड्स के प्रेफेस में कि पोइट्री को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, और आम ज़िंदगी में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वही पोइट्री के भी अल्फाज होने चाहिए। और जो लैंग्वेज है शेफर्ड्स की और जो आम गांव में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वैसी ही होनी चाहिए। और जो शेफर्ड्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्योर है, और ये बिल्कुल भी करप्ट नहीं है लैंग्वेज वर्ल्डली लाइफ से। यानी वर्ल्ड, अगर हम शहर की ज़िंदगी देखें तो वहाँ पर मटीरियलिज़म आ चुका है। शहर की ज़िंदगी में हमें अफरा तफरी और बहुत हसल एंड बसल मिलेगी, लेकिन जो गांव में जो शेफर्ड रहता है, गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही प्योर हैं, उनकी ज़बान भी प्योर है, और इनकी जो ज़बान है ये करप्ट नहीं हुई जो वर्ल्डली डिज़ायर्स की वजह से। तो यही सब कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ अपने प्रेफेस में लिखते हैं कि अगर हम शायरी रोमांटिक पोइट्री की करेंगे तो हम सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, और वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो कि एक आम किसान गांव के अंदर यूज़ करता है। और यही आइडियोलॉजी पेश की लिरिकल बैलेड्स के अंदर। बाद में हम ये देखते हैं कि ठीक है, वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा कि ये जो आइडियोलॉजी इन्होंने कही उसके ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया। साथ में कॉलरिज थे, कॉलरिज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर कि जो आइडियोलॉजी ये देते हैं उस पर ये अमल नहीं करते। तो वो ये और बात है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब मेन बात लिरिकल बैलेड्स की यही थी कि इसके अंदर सिंपल डिक्शन और आम ज़िंदगी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि शायरी में भी आप यही लैंग्वेज इस्तेमाल करें।